हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी? चलिए, अच्छी चल रही तो आगे शुरू करते हैं अपन काम। कल वाले टॉपिक में हमने पार्ट था हमारा जल संबंध, और जल संबंध में पादपों के साथ जल का जो संबंध है उसको हमने अलग अलग क्रियाओं के द्वारा अपने को पढ़ना था। उनमें से पहला जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था विसरण यानी डिफ्यूजन। विसरण की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन है, वो क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। विसरण की प्रकृति हमने पढ़ ली थी। विसरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से थे वो भी पढ़ लिए थे। और शायद अंतिम रूप से अपन चल रहे थे कि महत्व क्या है, उनका महत्व भी हमने पढ़ लिए थे शायद लगभग। जैसे पहला हमने पढ़ा था कि भाई मूल रोम द्वारा जल अवशोषण। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि इसमें बिना ऊर्जा खर्च किए क्रिया संपन्न हो रही है, परंतु साथ साथ में ये प्राशन भी है एक प्रकार का, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि विसरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के हो रही है। आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था कि मूल रोम जो है, मूल रोम के साथ ये मृदा कणों में कौन सा जल था? कैपिलरी वाटर यानी केशिका जल। और ये केशिका जल इस कोशिका भित्ति को भेदते हुए अंदर प्रवेश करता है। हम जानते हैं कोशिका भित्ति के अंदर कौन सी कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली किस रूप में काम करेगी? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करेगी। तो एक प्रकार का विसरण जरूर है। विसरण इसीलिए हो गया क्योंकि ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। ये पदार्थ है वो क्या कर रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन हो रहा है इसका। परंतु इसके साथ साथ में ये भी देखिए आप कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर आ रहा है जल। अगला जो टॉपिक होगा उसमें अध्ययन करेंगे प्राशन का। तो इस प्रकार से चूंकि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण है, वो मुख्य रूप से देखिए महत्व यदि बताना आपको, वो तो बताना है किसमें? प्राशन में। मुख्य रूप से इसका जो उदाहरण है वो तो किसमें आएगा? प्राशन का उदाहरण में आएगा। परंतु चूंकि विसरण की क्रिया है तो एक प्रकार का विसरण क्या चीज़ है? एक प्रकार की हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला गमन। और यहाँ मूल रोम के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मूल रोम एक जीवित कोशिका है, और जीवित कोशिका है तो कोशिका झिल्ली भी होगी, और चूंकि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है, इस कारण से यदि अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का पारण हो रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके यदि विसरण की क्रिया हो रही है, तो वो विसरण क्या कहलाएगा? फिर प्राशन यानी ओस्मोसिस कहलाएगा। अगला टॉपिक जो आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे उसको। तो इसको में आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किताब में आपके सिर्फ ये उसका उदाहरण प्राशन के उदाहरण में दे रखा है। वास्तविकता में प्राशन का ही उदाहरण है ये, परंतु जैसे कल मैंने बता दिया था डिटेल से इसको, है तो ये किसका? प्राशन का उदाहरण। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? प्राशन के द्वारा ही हो रहा है। कल हम विसरण पढ़ रहे थे, तो विसरण के महत्व जो है, क्योंकि एक विसरण क्या है, प्राशन क्या है? एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण। यदि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण की क्रिया संपन्न हो रही है तो हम उसको क्या कह देंगे? ओस्मोसिस यानी प्राशन कह देंगे। तो ये उदाहरण मैंने कल इसमें बता दिया था, जबकि वास्तविकता में ये उदाहरण किसका माना जाएगा? प्राशन का माना जाएगा। स्थित कोशिका वाला ये भी पढ़ा था हमने। और इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन जो है वो भी विसरण में, क्योंकि जल वाष्प के रूप में जो हानि होती है, कल हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा जल वाष्प वो बाहर निकलती रहती है, उड़ती रहती है, बाहर O2 निकलेगी, अंदर CO2 प्रवेश करेगी, जल वाष्प है वो भी बाहर निकलेगी। तो गैस हम कह सकते हैं पादप के अंग और वायुमंडल के मध्य, पादप प्लस वायुमंडल के मध्य गैसीय पदार्थ और जल वाष्प, इनका जो आदान प्रदान हो रहा है वो कौन सी क्रिया है? एक प्रकार का विसरण का कह सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा जल का अवशोषण हो रहा है,
जल का जो अवशोषण है वो भी कौन सी क्रिया है, प्राशन के माध्यम से हो रही है। और हमने पढ़ा कि एक प्रकार का प्राशन एक प्रकार का विसरण है। परंतु खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है पादपों में, खनिज लवणों का निश्चेष अवशोषण या आप उसको निष्क्रिय अवशोषण भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बिना ऊर्जा खर्च किए ये क्रिया साथ साथ होती है। हम जानते हैं कि मृदा में खनिज लवण है, मृदा के अंदर जल है, तो खनिज यूँ तो है नहीं कोई अलग से जाएंगे। हम सिंपल भाषा में पढ़ते हैं परिभाषा कि मूल का काम क्या है, तो हम यही पढ़ते हैं कि भाई मृदा से खनिज लवण व जल का क्या करना, अवशोषण करना। अर्थात जल के साथ घुलित अवस्था में खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण होता है। तो वो भी कौन सी विधि के द्वारा होता है, इस विसरण की विधि के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ महत्व हमने कल विसरण की क्रिया के बारे में पढ़ लिए थे, दोबारा शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक सॉरी भाई, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी मुझे भी कंफ्यूज लगी, इसलिए वो आप कंफ्यूज ना हो इस कारण से मैंने इसको सिद्ध कर दिया, दोबारा बता दिया कि मूल लोमों के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो वैसे देखिए एक प्रकार का प्राशन की क्रिया का है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो विसरण ही हो रहा है वो भी। इस कारण से मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया था, तो है वास्तविकता में किसका, ये प्राशन का महत्व है। दूसरा टॉपिक अपने को पढ़ना है इसमें, पारगम्यता। दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपन, परमेबिलिटी। पारगम्यता नहीं, परमेबिलिटी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई पदार्थों के आर पार जाने की स्थिति। पारगम्यता का मतलब क्या है, पदार्थ के अणुओं का आर पार जाना या आर पार होना। पदार्थ के जो अणु होते हैं वो आर पार, अब आर पार किसके जाएंगे ये भी देखने वाली बात। चूंकि जल संबंध जो पढ़ रहे हैं सीधा का सीधा किसके ऊपर ही पढ़ रहे हैं, कोशिका के ऊपर ही। भाई सारी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं हो रही है वो कहाँ संपन्न हो रही है, कोशिका में संपन्न हो रही है। और जब ये कोशिका में संपन्न हो रही है तो कल मैंने एक चार्ट सा बनाया था जिसमें, क्योंकि कोशिका जो होती है उसमें मुख्य रूप से यदि जंतु कोशिका है तो उसमें कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका है तो उसका बाह्यतम आवरण होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पारगम्यता का मतलब क्या है कि जैसे हमने पढ़ा है कि पदार्थ जो होगा, एक पदार्थ की दो प्रमुख अवस्था हमने पढ़ी थी, एक विलय अवस्था और दूसरी विलयक अवस्था। इन दोनों को मिलाकर के हमने पढ़ लिया था कि एक विलेन का निर्माण है वो हो जाता है, यही पढ़ा हमने। अब उस कोशिका में इस पदार्थ का, ये जो पदार्थ है पूरा का पूरा, इस पदार्थ की क्रियाविधि क्या होगी उसके आधार पर देखा गया। तो कोशिका में पारगम्यता तीन प्रकार की प्रमुख रूप से हम पढ़ सकते हैं। तीन प्रकार की पारगम्यता के आधार पर हम कह सकते हैं, पारगम्यता मतलब आर पार, पदार्थ के अणुओं का आर पार होना। पदार्थ के अणुओं का आर पार होने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पारगम्यता कहेंगे। और इस पारगम्यता के आधार पर कोशिकाओं को या कोशिका के अंगों को मुख्य रूप से हम तीन प्रकार में भागों में बांट सकते हैं। एक विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य, दूसरी
अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसको कहते हैं विभवात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तीसरी पारगम्य झिल्ली, और चौथी होती है अपारगम्य झिल्ली। ये चार रूप इसके, कितने? चार भागों में बांट सकते हैं। झिल्लियाँ जो होती है कोशिका के, उसके आधार पर पदार्थ के अणुओं का आर पार होने, या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं पारगम्यता के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? चार प्रकार। विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली। क्लियर स्थिति? अब क्या है, कैसे है ये? इसको पढ़ने से पहले हमने कहा है कि भाई पदार्थ जो है, उस पदार्थ की एक अवस्था हमारे पास विलेय अवस्था है, दूसरी हमारे पास विलायक अवस्था है। विलेय और विलायक जैसे दोनों आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? विलयन का निर्माण हो जाएगा। विलयन, क्योंकि यहाँ तो हमें कोशिका के ऊपर इसका अध्ययन करना है, तो कोशिका होगी तो हमने पढ़ा है कि भाई कोशिका जो होगी, उस कोशिका के अंदर भरा हुआ पदार्थ कोशिका रस, इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ है वो क्या हुआ? कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? कोशिका रस भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाहर क्या है? या तो कोशिका झिल्ली होगी, यदि जंतु कोशिका है तो क्या होगी? बाह्यतमावरण कोशिका झिल्ली। यदि पादप कोशिका है तो इसके चारों ओर कौन सा आवरण हो जाएगा? कोशिका भित्ति। पढ़ा है हमने? कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। जिस चीज़ें पढ़ के आए हम, आप दस देंगे सर ये पीछे कहाँ जा रहे हैं? हमें इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें विलयन की जानकारी भी होनी चाहिए कि विलयन किस प्रकार का हो सकता है। विलयन तो समझ गए ना, विलयन क्या है? विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक दोनों मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं? विलयन का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण भी हमने पढ़ाई है, जैसे हमने कल उदाहरण किया था, पानी के अंदर आपने क्या मिला दी? चीनी, घोल दिया और क्या तैयार हो गया? विलयन तैयार हो गया। नमक डाल दीजिए या अन्य कोई चीज़ घोल दीजिए। सिंपल भाषा में घुलने वाला पदार्थ विलेय है तो घोलने वाला पदार्थ विलायक है। दोनों के मिलने से विलयन तैयार हो जाता है। अब जो विलयन बनेगा वो विलयन कैसा है? सांद्रता के आधार पर। मुख्य रूप से तीन प्रकार का विलयन हो सकता है। अल्पराश्री, अतिप्राश्री और समप्राश्री। विलयन कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। जो विलयन तैयार हुआ विलेय और विलायक को मिला करके, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो सकता है? तीन प्रकार का हो सकता है। एक अल्पप्राश्री, अतिप्राश्री और समप्राश्री। हमने कोशिका रस जो पढ़ा है, यदि मान लीजिए कोई हमने विलयन तैयार किया, हमने एक विलयन तैयार किया है और यदि इस विलयन की सांद्रता कोशिका रस से कम हो, परिभाषा क्या बता देंगे आप? यदि विलयन की सांद्रता कोशिका रस कौन सा होगा? कोशिका में अंदर भरा हुआ, कोशिका रस से कम हो तो विलयन कौन सा कहलाएगा? अल्पप्राश्री विलयन कहलाएगा। यानी हमने जो विलयन तैयार किया गया है
वो कोशिका रस की सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार का, 3 प्रकार का अल्पप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन और समप्रासरी विलयन। अल्पप्रासरी में हमने क्या पढ़ा, यदि विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता इस कोशिका रस की सांद्रता से कम है, इस विलयन की सांद्रता, तो विलयन कौन सा हुआ, अल्पप्रासरी। और यदि मान लीजिए विलयन की सांद्रता अधिक हो, विलयन की सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो, कोशिका रस से अधिक, तो विलयन कौन सा कहलाएगा, अतिप्रासरी। और यदि दोनों की सांद्रता बराबर हो, विलयन व कोशिका रस की सांद्रता एक समान हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, समप्रासरी। सिंपल आप उदाहरण ले देख लीजिए कैसे, कि मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया बीकर के अंदर, 1 ही लीटर पानी है, 1 ही लीटर हमारे पास में क्या है, हमने उसके अंदर चीनी डाल दी, 1 किलो मान लीजिए, किलो में मानते हैं, तो मतलब दोनों की मात्रा समान है हमारे पास। 1 लीटर पानी में हमने 1 kg क्या डाल दी, चीनी मिलाकर के हमने विलयन तैयार कर लिया, दोनों बराबर है, दोनों की मात्रा क्या है, सेम है। तो अब जो विलयन बनेगा, हमने 1 लीटर पानी के अंदर 1 किलो चीनी घोली है, तो ये विलयन तैयार होगा, उसके अंदर चीनी की और जल की दोनों की जो मात्रा होगी वो क्या रहेगी, 50-50 यानी बराबर है। तो ऐसा विलयन जो तैयार हुआ, वो विलयन क्या कहलाया, समप्रासरी। अतिप्रासरी, कल्पना कीजिए कि आपने पानी तो लिया आधा लीटर ही, या यूँ मान लीजिए कि 25% क्या लिया आपने, पानी लिया है, 75% उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, चीनी डाल दी। तो अब विलय की मात्रा अधिक है, किसकी अपेक्षा, विलय की अपेक्षा। तो अब वो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, अधिक सांद्र होगा, ऐसे विलयन को हम नाम देते हैं कि अतिप्रासरी। और यदि मान लीजिए आपने यूँ लिया है कि 25% चीनी डाली और 75% पानी है, पानी की मात्रा अधिक है, 1 गिलास पानी लिया, थोड़ी सी चीनी डाल के घोल लिया आपने, तो वो विलयन क्या कहलाया, अल्पप्रासरी विलयन। कैसा विलयन हो गया, अल्पप्रासरी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिका रस की जो प्रवृत्ति है, इसके आधार पर विलयन 3 प्रकार का हो सकता है, अल्पप्रासरी, अतिप्रासरी और समप्रासरी। इसी विलयन को ध्यान में रखते हुए कोशिका झिल्ली या कोशिका के साथ पारगम्यता का जो प्रकार है, वो कितने प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है। जैसे पहला हमने लिखा है कौन सा, विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। हमारे पास 2 चीज़ें देखिए, हमारे पास जो विलयन है, इस विलयन में एक तो विलय है और दूसरा कौन है, विलयक है। इस विलयन जो तैयार किया हमने, इस विलयन में 2 चीज़ मिली हुई है, एक विलय और दूसरा विलयक, ठीक है। यदि मान लीजिए आप किसी भी कोशिका को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोशिका, ठीक है, और इस कोशिका को आप ऐसे घोल में रख देते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है बाहर, या विलयन भरा हुआ है, मान लीजिए ये विलयन है, ये कोशिका है, यहाँ विलयन जो भरा है वो विलयन कैसा है, अल्पप्रासरी है। हमने कौन सा विलयन भरा है यहाँ पे, अल्पप्रासरी विलयन। यानी एक अल्पप्रासरी विलयन में यदि आप कोशिकाओं को रख देते हैं, अब आप समझ गए थे कि अल्पप्रासरी विलयन कौन सा है। यदि विलयन कैसा है, अल्पप्रासरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा अधिक है। अल्पप्रासरी विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें विलायक यानी जल की मात्रा विलय यानी चीनी या नमक जो भी है उसकी अपेक्षा क्या है, अधिक है। अर्थात इस विलयन में जल की सांद्रता अधिक है। अब कोशिका
का रस, कोशिका के अंदर जो रस पड़ा हुआ है, कोशिका रस, उसकी सांद्रता क्या होगी? कम। तो जल क्या करेगा? यदि मान लीजिए आप किसी भी कोशिका को अल्प प्राचनिक विलयन में रख देते हैं तो जल क्या होगा? कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। कोशिका के कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर जल की सांद्रता अधिक है, जबकि अंदर इसकी सांद्रता क्या है? कम है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं विभेदात्मक चयनात्मक झिल्ली, या विभेदात्मक कह सकते हैं या चयनात्मक, तो यहाँ इनका अवरोध करने का काम कौन कर रही है? बीच में कोशिका झिल्ली कर रही है। ये देखिए, यहाँ बाहर कौन सा आवरण है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है दोनों तरह का काम करती है। देखिए, एक तो विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या आप इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही यदि उदाहरण पूछा जाए तो आप उदाहरण बता सकते हैं कोशिका झिल्ली का। कैसे बता सकते हैं? विभेदात्मक या चयनात्मक। चयनात्मक का मतलब क्या हुआ? आवश्यक पदार्थों का चयन करना, मतलब विलय के कण तो जाएंगे ही जाएंगे। विलय के कण है वो बाहर माध्यम से अंदर की तरफ जाएंगे 100%, और कुछ मात्रा में आवश्यकता अनुसार विलय के कणों को भी वो पार जाने दे। बात समझ में आ रही है कुछ? ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली में हमने क्या पढ़ा कि बाहर अल्प प्राचनिक विलयन है, अंदर प्रवेश कर रही है। विलय के कण तो पार करेंगे ही करेंगे, पर विलय के कणों के साथ साथ यदि आवश्यकता अनुसार विलय के कण भी प्रवेश कर जाए अंदर, मतलब यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, विलायक प्लस आवश्यकता अनुसार विलय के कणों का पारण करना। पारण करना मतलब क्या है? आर पार जाना। यानी विलय के कणों के साथ साथ यदि आवश्यकता अनुसार विलय के कण भी झिल्ली के आर पार हो जाए। विलय के कण तो पार हो रहे हैं, यहाँ पे विलय के कण है वो तो झिल्ली के क्या हो रहे हैं? पार हो रहे हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। पर इसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार यदि विलय के कण भी अंदर प्रवेश करते रहे, आर पार झिल्ली के आर पार होते रहे, तो इस प्रकार की झिल्ली को अब नाम देंगे विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। बात समझ में आ गई? आवश्यकता अनुसार इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कभी कभी कोशिका झिल्ली केवल विलय के कणों को ही पार जाने देती है, विलय के कणों को पार नहीं होने देती। कुछ परिस्थितियों में ऐसा देखने को भी मिला है कि कोशिका झिल्ली सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों को तो पार जाने दे रही है। हमारे पास विलयन है, अब उस विलयन में से विलय के कण तो झिल्ली के अंदर या बाहर प्रवेश कर रहे हैं, झिल्ली के आर कोशिका झिल्ली के आर पार हो रहे हैं, पर विलय के कण नहीं हो रहे। मतलब आधा पदार्थ अंदर जा रहा है, आधा नहीं जा रहा, आधा बाहर आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, तब वो घटना कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तब इसको क्या नाम दे देंगे हम? अर्धपारगम्य। तो कोशिका झिल्ली दोनों ही प्रकार की झिल्लियों के रूप में काम करती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में भी हमने कोशिका झिल्ली को पढ़ा, और अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में भी हमने कोशिका झिल्ली को पढ़ा। आपसे पूछे कि अर्धपारगम्य झिल्ली का एक उदाहरण बताइए, अर्धपारगम्य झिल्ली का कोई एक उदाहरण बताइए, तो हम क्या करेंगे? कोशिका झिल्ली। आपसे पूछ रहे अर्धपारगम्य झिल्ली के कोई दो उदाहरण बताइए, कोई दो उदाहरण पूछ ले तो दूसरा उदाहरण बता सकते हैं आप, टोनोप्लास्ट। कौन सा? टोनोप्लास्ट, ये इसका दूसरा उदाहरण। टोनोप्लास्ट क्या है? कोशिका के अंदर हमने पढ़ा है रिक्तिकाएं पाई जाती है, खाद्य धानियाँ रिक्तिका पाई जाती है। इसके अंदर आवश्यक पदार्थ है वो भरे होते हैं, कोशिका रस है वो भरा रहता है। तो रिक्तिका के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं।
रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको किस नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से, याद रखिए। रिक्तिकाएं कोशिका का एक प्रमुख भाग है, हमने अंतर भी पढ़ा है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। उसमें आया था कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी या अनुपस्थित। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत कम पाई जाती है और छोटी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। और रिक्तिका अपने आप में एक कोशिका के रूप में प्रदर्शित कर रही है, तो रिक्तिका के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है। उस रिक्तिका की झिल्ली को हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली, इन दोनों को किस प्रकार की झिल्ली मान सकते हैं आप? अर्धपारगम्य या मुख्य रूप से विभेदात्मक चयनात्मक पारगम्य के रूप में तो कौन सी होगी? कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट दोनों ही। जबकि अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में हम अधिकतर कौन सा उदाहरण काम में लेते हैं? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का उदाहरण वो काम में लेते हैं। तो आगे बात हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पारगम्यता। और पारगम्यता का मतलब हमने पढ़ा है पदार्थ के अणुओं का झिल्ली के आर पार जाना। पदार्थ के अणुओं का क्या होना? झिल्ली के आर पार गमन करने की क्रिया जो होती है, उस क्रिया को हम नाम देते हैं पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की बांटी गई है। पहली विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य, दूसरी अर्धपारगम्य झिल्ली, तीसरी पारगम्य झिल्ली और चौथी अपारगम्य झिल्ली। विभेदात्मक या पारगम्य चयनात्मक पारगम्य में हमने पढ़ लिया कि विलय के कणों के साथ साथ आवश्यक रूप से विलय के कणों का भी पारण करने वाली झिल्ली, यानी विलय के कण तो आर पार जाएंगे ही जाएंगे, इसके साथ साथ यदि विलय के कण भी पार हो रहे हैं, इसका मतलब वो कैसी झिल्ली है? विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। आपसे पूछे उदाहरण बताइए, हम उदाहरण बता देंगे टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली। टोनोप्लास्ट रिक्तिका के चारों ओर पाया जाने वाला बाह्य आवरण, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का बाह्य आवरण। जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो कौन सा है? कोशिका झिल्ली है। जबकि रिक्तिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वह कौन सा है? टोनोप्लास्ट है। दूसरी झिल्ली पढ़ी हमने अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो केवल विलय के कणों को तो पार होने दे, जो केवल विलय के अणुओं को तो पार होने दे पर विलय के कणों को पार नहीं होने दे, इस प्रकार की झिल्ली है वो क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य। उदाहरण कोशिका झिल्ली बता देंगे। तीसरी झिल्ली है पारगम्य। अभी हमने पढ़ा था कि पादप कोशिकाएं जो होती है, पादप कोशिकाओं में बाह्यतम आवरण होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। और हमने ये पढ़ा है कि सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार की शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है प्रकार का। अब कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य झिल्ली होती है। तो पारगम्य का मतलब होता है ऐसी झिल्ली जो विलायक और विलय दोनों कणों को ही पारण हो। विलायक व विलय दोनों ही पदार्थों को पारण करने में सक्षम हो, अर्थात विलायक और विलय दोनों को ही आर पार जाने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिससे विलायक और विलय दोनों के कण ही पार हो जाए, इस प्रकार की झिल्ली क्या कहलाएगी? पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली का उदाहरण आपसे पूछे तो हम क्या बता देंगे? कोशिका भित्ति। क्या बताएंगे? कोशिका भित्ति बता। करेर स्थिति। चौथी है अपारगम्य झिल्ली। चौथी और अंतिम कौन सी है? अपारगम्य। ऐसी झिल्ली जिससे न तो विलय के कण पार हो सके और न ही विलय के कण पार हो सके, मतलब बीच में दृढ़ मोटी दीवार आ गई, उस दीवार से होकर के न तो विलय का कण पार जा सकता और न ही विलय का कण पार जा सकता, तो इस प्रकार की झिल्ली क्या कहलाएगी? अपारगम्य। इसका उदाहरण क्या बताएंगे आप? उपत्वचा यानी क्यूटिकल।
आप जानते हैं क्यूटिकल किसकी बनी होती है? क्यूटीन नामक कार्बोहाइड्रेट की। क्यूटीन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो सामान्यतः हमने पढ़ा होगा आपने कि मृदभुज जो पादप होता है, मृस्थलीय जो पादप होते हैं उसके अधिचर्म के, जैसे मान लीजिए ये अधिचर्म है, आपने मृस्थलीय पादपों के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सबसे बाह्य आवरण अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, और इस अधिचर्म पर ऊपर एक मोटा दृढ़ कठोर कवचनुमा आवरण पाया जाता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल क्यूटीन की बनी होती है और क्यूटीन जल और वाष्प विरोधी होता है, जल को आर पार नहीं होने देता। ये मृस्थलीय पादपों की प्रमुख विशेषता है, ध्यान रखिए, क्योंकि मृस्थलीय पादपों में जल की पहले से ही कमी है। भाई मृस्थलीय पादप इसका मतलब क्या हुआ? वो मरुस्थल में उगे हैं। वो मरुस्थल कौन सी जगह होती है? ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी हो, बरसात बहुत कम होती हो, तेज आंधियाँ चलती हो, गर्मी पड़ती हो, जैसे हमारे यहाँ चूरू में पड़ती है, 50 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, बारिश बहुत ही कम। तो ऐसे स्थापना जैसे पश्चिम राजस्थान मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में माना जाता है, ऐसे क्षेत्रों में उगने वाले जो पादप है मुख्य रूप से अपनी खेजड़ी, आकड़ा, है ना, बुई, सणिया, खींप, केर, ये सब कैसे पादप है? मृस्थलीय पादप। और इन पादपों की जो बाह्य अधिचर्म होती है, इस अधिचर्म के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण मोटी उपत्वचा पाई जाती है और ये उपत्वचा जल की हानि को रोकने का कार्य करती है। नहीं तो हमने पढ़ा कि भाई कल ही पढ़ा था, वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा जल की लगातार हानि होती रहती है। जल की हानि होती रहेगी तो जल उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा तो पादप क्या हो जाएगा? मुरझा करके मर जाएगा। उसको रोकने के लिए इसके ऊपर क्यूटिकल है वो पाई जाती है। तो क्यूटिकल में न तो विलय का कण और न ही विलय का कण, दोनों ही आर पार नहीं होता। इस कारण से ये अपारगम्य झिल्ली है। दूसरा उदाहरण आप बता सकते हैं कोरक। कोरक का जो उदाहरण है वो भी किसका है? अपारगम्य झिल्ली का ही है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी दवाई की जो भी बोतल आती है, दवाई की बोतल का ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन तो हो सकता है लोहे का या स्टील का बना हुआ हो, पर ढक्कन के निचले वाले भाग में देखिए आप एक अलग से आप देखेंगे प्लास्टिक जैसा सा कवर लगा होता है, वो कोर्क होता है। वास्तविकता में क्या है? द्वितीयक वृद्धि के दौरान फ्लोएम मृत हो जाता है और जैसे जैसे फ्लोएम मृत होता जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा, वही फ्लोएम किस में चेंज हो जाता है? कोर्क में चेंज हो जाता है। और ये कोर्क भी जल रोधी और वायु रोधी होता है। ये कोर्क भी विलायक और विलय दोनों कणों को आर पार होने से रोकने का काम करता है। इस प्रकार से अपारगम्य झिल्ली का उदाहरण पढ़ लेंगे हमारे पास उपत्वचा और कोरक। तो ये थी हमारे पास पारगम्यता। और पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 भागों में बांटा गया। विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिससे विलायक और आवश्यकता अनुसार विलय के कण आर पार होते हो। विलय के कण तो लगातार पार होते हैं, पर कभी कभी विलय के कण भी आवश्यकता अनुसार पार हो जाते हो। विभेदात्मक या चयनात्मक, बिल्कुल चयन करके। अर्धपारगम्य ऐसी, इसके उदाहरण आपने पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जिससे विलय के कण तो पार हो परंतु विलय के कण पार नहीं होते, मतलब आधा आधा। ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य। उदाहरण बता देंगे आप, कोशिका झिल्ली। अर्थात कोशिका झिल्ली दोनों जगह काम आ रही है। देखिए कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी है, अर्धपारगम्य झिल्ली भी है। और तीसरा पढ़ा था हमने पारगम्य झिल्ली, जिससे विलय और विलायक दोनों के कण पार हो, ऐसी झिल्ली पारगम्य कहलाती है। उदाहरण हमने पढ़ा है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका का बाह्यतम आवरण। और अंतिम हमने पढ़ा था अपारगम्य झिल्ली, जिससे विलय और विलायक दोनों के कण ही पार नहीं होते हो, ऐसी झिल्ली कहलाती है। उपत्वचा और कोरक, इसके उदाहरण पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेसन में पढ़ेंगे। थैंक्स।